हाय दोस्तों, हम लोग पिछली वीडियो में 29th क्वेश्चन तक अपने जितने भी क्वेश्चन हैं वो हमने कर लिए हैं। अब हमें 30th क्वेश्चन करना है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ में ही आज हम थर्ड पार्ट लेके आ रहे हैं। पोस्ट कोड 687 HPSSC हमीरपुर ने जो पेपर लिया है डिविजनल सुपरडेंट का। सो मेरी आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो का पहला क्वेश्चन। 30th क्वेश्चन जो है उसमें पूछा गया था आपको प्रॉफिट निकालना है। द एक्चुअल सेल ऑफ अ फर्म इज़ 120 लाख, वेरिएबल कॉस्ट अमाउंट to rupees 72 lakhs, and the firm break even at rupees 90 lakh. The amount of profit is, आपको प्रॉफिट निकालना है। ब्रेक इवन पॉइंट आपको दिया हुआ है, आपके पास वेरिएबल कॉस्ट है, आपके पास एक्चुअल सेल है। तो इसमें आपको सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो सेल और वेरिएबल कॉस्ट है तो हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो कैसे निकलता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट का फार्मूला जो होता है जो इसमें लगेगा वो लगेगा फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई बाय सेल। तो अगर हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है। तो कंट्रीब्यूशन जो है हमेशा किसके बराबर होता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। किसके बराबर होता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। और उसी तरह फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। तो ये अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? सेल और वेरिएबल कॉस्ट है। तो सेल और वेरिएबल कॉस्ट को अगर हम लेस करेंगे तो वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा हमारे पास 48। ये वाली अमाउंट। तो जो फॉर्मूला है ब्रेक इवन पॉइंट का वो है कि आपको BEP इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट ओवर कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई बाई सेल करना है। तो यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट 90 ये दिया हुआ है। फिक्स कॉस्ट हमें x मान लेते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है। 48 कंट्रीब्यूशन है जब आप 120 माइनस 72 करते हैं। और आपके पास जो सेल है वो कितनी है? 120। तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने पर हमारे पास क्या आएगा? इनको डिवाइड करके 4 और 10, और 4 को जब 90 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि आर पार से तो ऐसे गुना होता है। सो 4 इंटू 9 इक्वल 360 ओवर 10 इज इक्वल टू x। ये जो 10 है ये यहाँ से इसके अपोजिट उसमें आ जाएगा डिनोमिनेटर में। सो इस तरह से आंसर कितना आ जाएगा? 36। तो x हमने माना है, फिक्स कॉस्ट आ गई हमारी 36, और 36 कंट्रीब्यूशन हमारे पास कितना है? 48। तो कंट्रीब्यूशन के दो फॉर्मूले होते हैं, S माइनस वी इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, F प्लस P इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। तो फिक्स कॉस्ट हमारे पास कितनी है? 36, और हमारे पास कंट्रीब्यूशन जो है वो 48। तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आ जाएगा? प्रॉफिट इज इक्वल टू 48 माइनस 36 इज इक्वल टू 12। तो हमारा आंसर जो होगा वो 12 लाख आएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपसे पूछा गया है कि एक फॉर्मूला दिया गया है और आपको बताना है कि ये कौन सा इसमें से सही है। लिक्विडिटी रेशो अलग होती हैं जो करंट असेट्स और डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी से निकलती हैं। प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट से रिलेटेड या प्रॉफिट से रिलेटेड होती हैं। ऑपरेटिंग जो है उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से रिलेटेड होती हैं। जो सॉल्वेंसी रेशो है उसका फॉर्मूला से होल्डर फंड डिवाइड बाई टोटल एसेट्स मल्टीप्लाई बाई 100 है। और इसको जो है जो आंसर की के अनुसार दिया गया है, और इसको शेयर होल्डर इक्विटी रेशो भी बोलते हैं। इसका अलग से एक नाम भी है, इसको शेयर होल्डर इक्विटी रेशो कहते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है ये क्वेश्चंस हमें जो ऊपर दिया हुआ विवरण है, जितने भी हमारे पास ऊपर इन्फॉर्मेशन दी गई है
उसके बेसिस पे हमें 32 टू 35 तक के क्वेश्चन पूरे करने हैं। तो पहला हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ असेट्स। तो असेट्स की कौन कौन सी असेट्स में आएंगी ये हमें बताना था। तो असेट्स में यहाँ आएगा, सबसे पहले आएगा कैश, फिर आएगा सन्डी डेटर्स, फिर हमारे पास आएगा बिल्स रिसीवेबल। तो ये टोटल कितना हो गया 120, ठीक है। फिर प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं आएगा, हमारे पास आएगा रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल इसका बन जाएगा ये और ये, टोटल बन जाएगा 150। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ करंट लाइबिलिटी। तो करंट लाइबिलिटी में भी यहाँ डायरेक्ट दिया है, सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे पास दिए हैं, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया है, बिल्स पेबल दिए हैं और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया है। जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो वो 120 आ जाएगा। नेक्स्ट दिया है क्विक असेट्स। क्विक असेट्स में क्या होता है कि आपकी फिक्स जो रॉ मटेरियल होता है या जो मटेरियल होता है, क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो लेस कर दिया जाता है, बाकी सब ऐड करना है। तो 150 जो है वो टोटल असेट्स, टोटल करंट असेट्स हैं। उसमें से अगर आप रॉ मटेरियल और स्टॉक फिनिश्ड गुड्स का जो निकाल देते हैं 30,000, तो आपके पास बचेगा 120। नेक्स्ट पूछा है व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तो स्टॉक इन ट्रेड में मतलब जो हमारे पास अभी तक स्टॉक बचा है, जो क्लोजिंग स्टॉक है। तो 10,000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू 30,000। तो इस तरह से ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन 687 पोस्ट कोड में डिविजनल अकाउंटेंट के पेपर में पूछे गए थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फंड मीन्स। फंड होते हैं जो आपकी काम आते हैं, जो कंपनी के रोज़मर्रा के कार्यों में भी काम आते हैं। तो फंड्स का मीन्स होता है वर्किंग कैपिटल, जो कैपिटल हमारे बिजनेस में यूज़ हो रही है। द रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मल रेट एंड पीई रेशो इज़। नॉर्मल रेट और पीई रेशो जो होती है, प्रॉफिट अर्निंग रेशो, इसमें उल्टा में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। तो नॉर्मल रेट तो सभी को पता है कि किसी भी इन्वेस्टमेंट पे जो सिंपल हमें इन्वेस्टमेंट करने पे कुछ भी हमें इनकम प्राप्त हो सकती है। जैसे अगर बैंक में हम 100 रुपये एक साल के लिए रखते हैं, तो अगर उस पर 3% जो है ब्याज मिलता है, तो मतलब 100 रुपये पे हमें 3 रुपये मिलने ही मिलने हैं, वो नॉर्मल रेट है। इससे कम कभी भी इन्वेस्टमेंट पे नहीं मिलता है, तो इतना तो मतलब मिलना चाहिए, तो वो नॉर्मल रेट हुआ। और प्रॉफिट अर्निंग रेशो हुई। प्रॉफिट अर्निंग रेशो का फॉर्मूला जो है वो मार्केट वैल्यू पर शेयर डिवाइड बाई अर्निंग पर शेयर से का फॉर्मूला है। अगर इसको हम इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं अर्निंग पर प्रॉफिट अर्निंग रेशो को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कंपनी इज हैविंग 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ 15 पेड इफ द डिविडेंड पर शेयर इज ₹1 एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 12%, द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर विल बी। इसको हम कैसे निकालेंगे कि जो इक्विटी शेयर की वैल्यू है, इक्विटी शेयर ऑफ ₹15 पेड, तो 15 डिवाइडेड बाई एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 12 मल्टीप्लाई बाई 10, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 12.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द शेयर ऑफ ₹10 ऑन विच 6 हैव बीन पेड इज फोरफिटेड एट कैन बी री इशूड अ मिनिमम प्राइस ऑफ। जब भी कोई शेयर हम फोरफिट करते हैं, तो जो उसकी एक्चुअल प्राइस है, जैसे यहाँ पे 10 रुपये उसका एक्चुअल प्राइस है लेस 6, तो रिमेनिंग कितना उससे नहीं प्राप्त हुआ, वो है 4 रुपये। तो जब भी हम कोई भी फोरफिट शेयर जो हमने फोरफिट कर लिया है, अगर उसको हमने रीइशू करना है, तो वो मिनिमम इतने से कम में नहीं बेचा जा सकता, क्योंकि उसकी जो मिनिमम प्राइस है वो 10 रुपये है। तो 10 रुपये से कम में किसी भी शेयर को नहीं बेचा जा सकता जब तक कि वो डिस्काउंटेड रेट पे ना बेचा जाए। वैसे भी अब जो गवर्नमेंट ये कहती है कि गवर्नमेंट के जो रूल हैं वो ये कहते हैं कि आप शेयर को प्रीमियम पे तो बेच सकते हो, लेकिन डिस्काउंटेड पे नहीं। तो यहाँ पे क्या है कि जब भी कोई फोरफिट शेयर होता है, तो उसको मिनिमम उस अमाउंट पे तो पे करना ही है जो अनपेड रह गई है। तो इसका राइट आंसर इसलिए 4 है। रियलाइजेशन अकाउंट एज विच टाइप ऑफ अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट है, ये कोई व्यक्तिगत या वास्तविक खाता नहीं है। रियल और पर्सनल जो है वो अलग चीज़ होती है, और नॉमिनल खाता जो वो होता है जिसमें हम कोई भी नॉमिनल में हमारे पास या तो प्रॉफिट एंड लॉस होना चाहिए और अदर गेन और लॉसेस जो भी हैं उस तरीके का खाता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो एक नॉमिनल अकाउंट ही है।
XYZ are the partner in the ratio of 1:2, 2:5, 1:10, new ratio of Y and Z if X retired will be। ये पूछ रहे हैं कि XYZ जो है वो 1/2, 2/5 और 1/10 की रेशियो में अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं, और अगर क्या क्या होता है X रिटायर हो जाता है तो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी। तो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले तो यह जानना ज़रूरी है कि यहाँ पे सबसे पहले हमें उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनानी पड़ेगी, जो बराबर करनी पड़ेंगी, क्योंकि इनके हर जो हैं जो 2, 5 और 10 ये बराबर नहीं हैं। तो इसलिए पहले इनको बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करना है तो 1/10 सबसे बड़ा है, 1/10, तो सभी को हमें 10 के बराबर करना है। तो 1/2 को जब हम 10 के बराबर करेंगे तो हमें 5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5/10 आ जाएगा। उसी तरह 2/5 को जब हम करेंगे तो ये हमें करना पड़ेगा 2 से, तो ये 4/10 आ जाएगा। तो इस तरह से इनकी पुरानी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 5, 4 और 1 हो जाएगी। तो जब X उसमें से चला जाएगा तो 5 चला जाएगा, तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा 4 और 5। तो राइट आंसर इज 4 और 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनरियलाइज्ड इनकम अकाउंट इज, मतलब अनअर्जित आय खाता क्या है। अनअर्जित आय वो होती है कि कई बार क्या होता है कि कुछ लोग हमें एडवांस में पे कर देते हैं, जबकि हमने उसको कोई भी बिजनेस ने उसको कोई भी अभी तक उसकी संपत्तियां या जो जिस चीज़ के लिए उसने पे किया है वो उसको हमने पे नहीं किया है। तो ऐसी जितनी भी इनकम्स होती हैं वो तब तक हमारी देनदारियां ही रहती हैं जब तक कि हम उस वस्तु की डिलीवरी, उस वस्तु को दूसरे व्यक्ति को जिसने अमाउंट पे करी है उसको नहीं दे देते हैं। तो इसलिए ये हमारी लाइबिलिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस, तो बैंक अकाउंट का डेबिट या क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। बिल्स पेबल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, और लोन अकाउंट का भी क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन बिल्स जो रिसीवेबल हैं वो हमेशा ही डेबिट बैलेंस में होते हैं। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एज पर कॉन्सेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न, ये तो सभी को पता ही होगा क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। डिक्रीज इन लाइबिलिटी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इज क्रेडिट टू एडजस्टमेंट अकाउंट, जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो रिटायर होने से पहले उससे क्या लेना है या उसको क्या देना है उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पीरियड कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट जब पीरियड कॉस्ट मतलब कि ऐसी कॉस्ट जो आपको देनी ही पड़ती है, वो आपको हमेशा वहन करनी ही पड़ती है चाहे आप व्यवसाय करें ना करें। तो फिक्स कॉस्ट ऐसी है कि अगर आप बिजनेस ना भी करेंगे, जैसे मान लो आपने कोई कमरा या कोई दुकान किराए पे ली लेकिन आप वहाँ दुकान नहीं करते हो, तब भी आपको उस दुकान का किराया देना ही पड़ेगा, तो वो फिक्स कॉस्ट है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैट्यूटरी कंपनी, वो एक स्टैट्यूटरी कंपनी है जो संविधान द्वारा निर्मित है। अंडर विच सेक्शन ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 अ प्राइवेट कंपनी कैन कन्वर्ट इनटू पब्लिक कंपनी, ये कंपनी एक्ट 2013 की धारा 14 के अंदर है कि अगर कोई कंपनी सार्वजनिक कंपनी जो है वो निजी कंपनी में परिवर्तित होती है, निजी कंपनी जो है सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित होती है। एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी इज, निजी कंपनी के द्वारा आम जनता से जमा स्वीकार करना निषिद्ध है, ये प्रोहिबिटेड है। एजीएम शुड बी हेल्ड, एजीएम कहाँ संपन्न हो सकती है, एजीएम हमेशा पंजीकृत कार्यालय में ही होती है। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों से भी शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेता हूँ, नए क्वेश्चंस लेता हूँ। ये वीडियो आपको यूजीसी नेट के पेपर में, एचपी स्टेट या किसी भी स्टेट के कॉमर्स रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं उसके में काम आएगी। धन्यवाद, थैंक यू।